रेजिस्टेंस प्रतिरोध। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, तो ये होता है अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हिंदी में अगर हम बात करें तो धारा प्रवाह का विरोध। चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनिट क्या रहेगा इसका? यूनिट रहेगा ओम। फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं इसके लिए? फॉर्मूला रहेगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। है क्या क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है मोटाई, ठीक है। और ये रहेगी अपने पास रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। इससे आगे ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी एक अदिश राशि है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके मेजर की बात करें तो मेजर में हम एक को लेके चलते हैं अननोन रेजिस्टेंस, हमें पता ही नहीं कितना है इसका मान, और एक लेके चलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस को हम सर्किट में कम ज्यादा कर सकें। तो कम ज्यादा तो करते हैं रियोस्टेट की सहायता से, रियोस्टेट की सहायता से। अननोन में अपने पास ऑप्शन है मीटर ब्रिज, या आप कह सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज। जो बैलेंसिंग कंडीशन पे काम करता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। इसे आगे देखते हैं कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की, इसके संयोजन की, तो अपने पास दो ऑप्शन आते हैं। इसके कॉम्बिनेशन के लिए, संयोजन के लिए दो ऑप्शन आते हैं। पहला, आप इसको सीरीज के अंदर जोड़ सकते हो, श्रेणी क्रम में। आप इसको सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, या फिर इसको आप पैरेलल यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ सकते हो, ठीक है। देखो सीरीज और पैरेलल ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, लेकिन एक बार इसी चीज को मैं और थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं आपको। देखिए कैसे, यहां पे मान के चलिए 4 स्टूडेंट हैं, मैं इनको दौड़ने के लिए बोलता हूं, तो दो ऑप्शन है इनके पास। एक तो इधर दौड़ेंगे और एक इंडिविजुअल इधर दौड़ेंगे। अब इधर दौड़ते समय अगर ये गिर गया तो इसका असर इन दोनों पे होगा, अगर ये गिर गया तो इनका असर इन तीनों पे होगा, क्योंकि रास्ता रुक जाएगा। लेकिन अगर इधर ये दौड़ रहे हैं नीचे की तरफ, तो अगर ये गिर भी गया तो बाकी तीन से कोई इफेक्ट नहीं है। तो जहां पे चीजें इंडिविजुअली काम कर रही हैं, जहां पे चीजें इंडिविजुअली काम कर रही हैं, वो वाला है अपना पैरेलल। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है,
और इस तरह से एक का सब पे असर है, वो वाला अपना सीरीज। इसी को अगर मैं सर्किट के रूप में आपको दिखाऊं, ये पहला स्विच मान लेता हूं मैं टीवी का है, ये दूसरा स्विच मान लेता हूं मैं एसी का है, ये तीसरा स्विच मान लेता हूं कि ये ट्यूबलाइट का है, या बात करें बल्ब का है, चौथा स्विच मान लेता हूं मैं फैन का है। अब देखो एक स्विच को ऑन कर रहे हो, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहां पे मैं एक स्विच लगा देता हूं फ्यूज वायर, यहां पे एक स्विच रहेगा अपने पास फ्यूज वायर, अगर इसको आपने क्लोज कर दिया तो बाकी सारा सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये वाले जो पार्ट थे ये किस में थे, पैरेलल में थी, और ये वाले पार्ट किस में है, सीरीज में। चीजें क्लियर है? जब एक का असर दूसरे पे पड़ रहा वो सीरीज होती है, और इंडिविजुअली अगर काम कर रहे हैं वो पैरेलल होता है। चलिए इसे आगे हम देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस रहेगा आर टोटल बराबर होगा R1 प्लस R2 अप टू Rn। तो यहां से हमें मिलेगा क्या कि R टोटल हमेशा ज्यादा होगा किससे, इनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी। ठीक है, अब यहां से दूसरा पॉइंट, अगर सीरीज सर्किट की बात की जा रही है तो इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में एक समान रहेगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, विद्युत धारा का मान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि जो वोल्टेज है वो वेरिएबल रहेगी, वो चेंज होगी। कैसे, एक बार छोटे से डायग्राम की सहायता से हम देख लेते हैं। जैसे आपने ये बल्ब लगा दिया, इधर थोड़ा सा आगे गए दूसरा बल्ब लगा दिया, थोड़ा सा और आगे गए हम तीसरा बल्ब लगा दिया। ये सीरीज के अंदर कंबाइन है, तो यहां से जो फ्लो कर रहा है वो करंट यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, लेकिन वोल्टेज यहां पे मैक्सिमम है, यहां पे मिनिमम है। तो ये आपको डिम नजर आएगा और ये आपको ब्राइट नजर आएगा सबसे ज्यादा। चीजें क्लियर है? अब अगर सीरीज सर्किट की बात की जाए तो एक पॉइंट अगर यहां से कनेक्शन टूट गया तो सारे बल्ब बंद हो जाएंगे। ये है सीरीज सर्किट का नुकसान। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे सर्किट में करंट एक समान है, तो हम गैल्वेनोमीटर या बात करें एमीटर यूज्ड इन सीरीज, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा यहां से हम बात करें फ्यूज वायर को, तो फ्यूज वायर यूज्ड इन सीरीज, फ्यूज वायर को भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इधर से अगर हम बात करें पैरेलल की, तो जो आर टोटल रहेगा वो हम लेके आते हैं इनवर्स में, तो 1/R टोटल बराबर है 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn। तो यहां से अपने पास रिजल्ट आएगा कि R टोटल हमेशा कम होगा किससे, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस है उससे भी कम होगा, R मिनिमम से। इसके अलावा अगर बात की जाए पैरेलल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का मान वेरिएबल रहेगा, वेरी करेगा। वहीं अगर बात करें हम पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की, अगर मैं बात करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल सर्किट के अंदर, तो ये रहेगा कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो हम क्या कर लेते हैं, वोल्ट मीटर को यूज्ड इन पैरेलल। ठीक है, ये चीज देखो एग्जांपल की सहायता से ये देखें हम सीरीज और पैरेलल। तो मान के चलता हूं मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, पहला 10 ओम, दूसरा 20 ओम और तीसरा 30 ओम। सीरीज में जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 60 ओम, जो कि किससे ज्यादा है, 30 से ज्यादा है।
लेकिन पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30, एलसीएम कितना 60, कितना आ जाएगा यहां से 6 3 2, यानी कि अपने पास आर टोटल आ गया 60/11, 60/11 जो लगभग बराबर रहेगा 5.9 के आसपास। तो वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस जो कितना था 10 ओम, उससे भी छोटा होगा। ये दोनों चीजें एक बार इनको नोट करो। अब यहां से देखो, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, चलो क्लियर करके एक बार देखते हैं। घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है सीरीज में रहेगा या पैरेलल में रहेगा, ठीक है, हमें ये जानना है। तो सबसे पहली चीज तो हम चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक समान रहे, वोल्टेज हर एक पॉइंट पे एक समान रहे। तो यहां से तो हमारा प्रेफरेंस किसको जाता है, पैरेलल को। मैंने पहला ऑप्शन बताया है पैरेलल ओम। दूसरा ऑप्शन बनाया है कि फ्यूज वायर को अगर पैरेलल में आप जोड़ोगे तो वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे असर दिखाएगी, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो फ्यूज वायर के लिए अपना क्या रहेगा, सीरीज। तो ना तो अकेले फ्यूज वायर से सर्किट कंप्लीट होगा, ना अकेले पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो आंसर में क्या आ जाएगा, बोथ। लेकिन यहां पे देखिए, पैरेलल में इतने सारे कनेक्शन थे, सीरीज में एक ही कनेक्शन है। अगर दोनों में से प्रेफरेंस ऑर्डर देखा जाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे, हम इसको। लेकिन जब ऑप्शन में बोथ है तो आंसर क्या होगा, बोथ होगा। ध्यान रखिए, अगर दोनों में से एक चुनना है तो पैरेलल चुनेंगे, लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं और ऑप्शन में बोथ है तो हमेशा आंसर बोथ होगा। ये चीज आपको यहां दिखाई दे रही है, सीरीज और पैरेलल। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, आपसे कहा गया है कि आपके पास कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, जिसकी लंबाई एल है। क्लियर है। इसे खींचकर ऑन स्ट्रेचिंग, इसे खींचकर लेंथ को बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 2L। एरिया के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको कहा गया है कि लेंथ को बढ़ा के क्या कर दिया है, 2L। दूसरा केस देखिए, इनसे आपसे कहा गया है कि ये था अपने पास लेंथ L, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, कि इसको खींचकर रेडियस को बढ़ा दिया गया, रेडियस को R की बजाय 2R कर दिया गया। तो इस वाले केस में आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं कि जो पहले रेजिस्टेंस था R1, जो अब रेजिस्टेंस आया है R2, उसका मान क्या होगा। यदि मेटेरियल में कोई चेंज नहीं आया है, मेटेरियल जो पहले था वही अब है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा आपको ρLE। आपसे ऑप्शन दिए गए हैं 1:1, 1:2, 1:4 और 1:16। इधर भी सेम केस है, R1:R2, तो 1:1, 1:2, 1:4 और 1:16 ये दे रखा। क्लियर है। अब इस वाले केस में जब बात की जा रही है लेंथ की, तो लेंथ वाले केस में क्या फॉर्मूला रहता है अपने पास, R1/R2 इज इक्वल टू
L1 बाई L2 इसका स्क्वायर। लेकिन अगर दे रखा है रेडियस की टर्म में, अगर दे रखा है रेडियस की टर्म में, त्रिज्या की टर्म में, तो यहां पे फॉर्मूला रहेगा अपने पास R1 बाई R2 इज इक्वल टू R2 R1, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी पावर 4। आपसे इस तरह से पूछा गया है। एक बार ये ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा चेंज करना होगा। 4:16। ये ऑप्शन चेंज मैं बाद में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि यहां पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ है, सॉरी ज्यादा हुआ है, ये वाला जो पार्ट है आपने खींचा है, अगर आर का मान ज्यादा होगा इधर, तो ये वाला पार्ट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो यहां पे रेजिस्टेंस कम आएगा। तो अगर रेडियस की टर्म में ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन क्या रह जाएंगे अपने पास, 1:1, 2:1, 4:1 और 16:1। आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेगा, क्योंकि जो दूसरा रेजिस्टेंस आया है वो क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा एरिया ज्यादा होने पे। तो ये वाले पार्ट आपको दे रखे, यहां से दिखाई दे रहा है L² और वहां से दिखाई दे रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल R⁴। तो यहां से लेंथ कितने टाइम्स की है, 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 4 टाइम्स। यहां से आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 2⁴ यानी 16:1। तो लेंथ की जो ये टाइप है ये कई बार पूछी जा चुकी है, रेडियस की टर्म में कभी भी पूछ सकता है। दोनों के लिए तैयार रहिए आप, एक बार देखिए इन चीजों को। इससे आगे आपसे कहता है कि आपके पास 2 वायर हैं जिनका जो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक समान है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि एक के अंदर तो ऐसे सिंगल थिक वायर है और एक के अंदर मल्टीपल थिन वायर है। आपसे कहता है कि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, प्रतिरोध का फॉर्मूला, वो है R=ρL/A। तो बताइए कि इन दोनों में से यूज करना कौन सा बेहतर रहेगा। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है कि सर अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, तो यूज करना ये अच्छा रहेगा। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि जो नीचे वाली वायर है ये क्या है, और पैरेलल में क्या आता है कि सिंगल वायर का जो रेजिस्टेंस था टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा, तो यूज करना बेहतर ये रहेगा, बेटर टू यूज। क्लियर है? एक बार इनको नोट कीजिए। उसके बाद कंसेप्ट आता है वायर का। कंसेप्ट आता है वायर का यानी कि तार का। अगर वायर की बात करें हम तो सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लैक और ग्रीन वायर। एक बार इसके बारे में जानिए कि इनका यूज कहां किया जाता है। रेड ब्लैक और ग्रीन वायर, इनका यूज
तो अगर रेड की बात करूं मैं तो ये लाइव वायर होता है, ब्लैक की मैं बात करूं तो ये न्यूट्रल वायर होता है, और ग्रीन की बात करूं तो ये अर्थिंग के लिए, जीरो पोटेंशियल के लिए। ठीक है, वायर की अगर हम बात करें, अब आता है टाइप्स ऑफ वायर। टाइप्स ऑफ वायर और उनकी प्रॉपर्टी। तो यहां से एक टेबल देखिए, वायर की टाइप। ठीक है, वायर की जो टाइप रहेगी अपने पास, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है, इसके बाद इसके अंदर रेजिस्टेंस कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि गलनांक, इसके बारे में हम जानते हैं। टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आता है अपने पास फ्यूज वायर, फ्यूज तार। दूसरा आता है अपने पास हीटर या इलेक्ट्रिक आयरन वायर। तीसरा आता है अपने पास बल्ब वायर। ठीक है, बात की जाए फ्यूज वायर की तो मेटल है अपने पास, लेड यानी कि सीसा, सिंबल रहता है पीवी, प्लस टिन SN। अब देखो लेड और टिन से हम बनाते हैं जो सोल्डर का तार होता है वो, लेकिन इसके साथ अगर निकल और मिला दे यानी कि इसका एलॉय बना दे तो वो किसके लिए यूज करते हैं हम? फ्यूज वायर के रूप में। उसके बाद हीटर के अंदर नाइक्रोम और बल्ब वायर के अंदर टंगस्टन। अब देखो इनके लिए रेजिस्टेंस कम रहेगा ज्यादा रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा ज्यादा रहेगा, इसके बारे में आप कब जान सकते हो? जब आप ये जान ले कि ये किस सिद्धांत पे काम करेंगे, तभी तो इसका अंदाजा लगा सकते हो आप। तो यहां से हम ये जानते हैं कि ये सारे वायर किस सिद्धांत पे काम करेंगे। तो ये काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट, अब ये हीटिंग इफेक्ट किसने दिया था? जूल ने, या इसे आप नाम दे सकते हो जूल इफेक्ट ऑफ करंट। धारा का उस प्रभाव या धारा का जूल का प्रभाव, धारा का उसमें प्रभाव, यानी कि किसी सर्किट से जब करंट फ्लो करेगा तो सर्किट के अंदर जो हीटिंग इफेक्ट होता है वही वाला पार्ट। फॉर्मूला क्या रहता है इसके लिए? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। T है अपने पास टाइम, R है रेजिस्टेंस प्रतिरोध, I है करंट और H है हीट प्रोड्यूस्ड, कितनी हीट उत्पन्न हुई है, हीट प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले देखो हम चलते हैं हीटर की तरफ। हीटर के बाद से आप क्या चाहते हो कि कम से कम हीट पैदा हो, ज्यादा से ज्यादा? तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हीट पैदा हो। तो ज्यादा से ज्यादा अगर हीट पैदा करवानी है तो दिए गए करंट और दिए गए टाइम के लिए R का मान अगर ज्यादा होगा तभी तो हीट ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस क्या चाहिए? अब उसके बाद आप क्या चाहते हो कि जल्दी से मेल्ट कर जाए, मेल्ट ना करे, मेल्ट ना करे, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या चाहिए? बल्ब के केस में भी रेजिस्टेंस हाई। और दूसरा देखिए टंगस्टन वायर है, तो यहां से तो एक चीज क्लियर है कि टंगस्टन वायर सभी मेटल्स की तुलना में ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है टंगस्टन का। होता कितना है? 3414 डिग्री सेल्सियस, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप मान सकते हो इसको। ये भी क्या रहेगा? हाई।
लेकिन अब बात आती है फ्यूज वायर की। फ्यूज वायर के केस में मान के चलिए आपकी ये वायर फर्स्ट है, ये आपने फ्यूज वायर लगाया और ये वायर सेकेंड, ये है फ्यूज। अब ये सीरीज में कनेक्ट है तो करंट का मान सब में बराबर, टाइम बराबर, इसमें भी IT, इसमें भी IT। अब बचा क्या फैक्टर? सिर्फ रेजिस्टेंस। हम चाहते हैं कि अगर करंट की मात्रा फ्लक्चुएट कर रही है, जो एक्सेस ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये अपने आप को गर्म करके इन दोनों की तुलना में पहले टूट जाए, मतलब दोनों से पहले मेल्ट कर जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना होगा? लो। और ज्यादा गर्म होगा तभी तो मेल्ट होगा, तो रेजिस्टेंस क्या रखना है? हाई। तो इन सब में बस आपको एक ऑप्शन याद रखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो, बाकी सारे फैक्टर हाई रहेंगे। चीजें क्लियर है? एक बार इसको नोट करो।